दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के मोर्चे पर सराहना मिली है। भारत की विदेश नीति में देश सबसे पहले आता है। भारत उन देशों की आवाज भी बना है जो अपने लिए बदलते वैश्विक हालातों में अपने मुद्दों को तलाश रहे थे। भारत की नीतियों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी रही है। इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत की। पिछले एक दशक में एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई दिशा दी है। 10 वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। भारत की विदेश नीति की ये खासियत रही है कि इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भारत की नीति वैश्विक कल्याण की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के संबंधों के महत्व को बताया। तो वहीं 21वीं सदी में कैसे भारत और आसियान देश अहमियत रखते थे, इसको लेकर भी अपने विचार साझा किए। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और आसियान देश कैसे एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में अहम बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब यह सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं।
भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। भारत और आसियान देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत आसियान भारत शिखर सम्मेलन से की थी। इसका मकसद भारत की रणनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को हिंद प्रशांत एशिया क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना रहा। भारत को इस नीति का हर स्तर पर लाभ मिल रहा है। भारत इस साल एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में काफी अहम है। आसियान के साथ संबंध, एक्ट ईस्ट नीति और नई दिल्ली के इंडो पैसिफिक विजन दोनों तरफ के विश्वास को मजबूत कर रहा है। लाओस की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष के आसियान सम्मेलन का विषय है कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए आसियान। इसका लक्ष्य आसियान समुदाय को ज्यादा संगठित और गतिशील बनाना है। We will be expressing our support for the chair's theme, which is connectivity and resilience. Now, as you know, connectivity is a very important pillar of our engagement with ASEAN. As much as 20% of the Indian diaspora worldwide lives in ASEAN countries. We have direct flights with 7 ASEAN countries, and we expect that perhaps before the end of the year we will have direct connectivity with flight connectivity with 2 more ASEAN countries. And ASEAN is also amongst our top trade and investment partners of India, and therefore the importance of connectivity and relationship with ASEAN. दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान 10 देशों का संगठन है। इसमें भारत के अलावा लाओ, पीडीआर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। हाल के वर्षों में भारत आसियान एक दूसरे के करीब आए हैं। भारत आसियान के लिए अहम सहयोगी के तौर पर उभरा है। भारत के लिए आसियान आर्थिक और सामाजिक दोनों लिहाज से काफी अहम है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की तरह आसियान देश भी काफी तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में इस तरह के क्षेत्रों के साथ जुड़ने से दोनों पक्षों का आर्थिक विकास तेज होगा। आसियान देश भारत के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका गठन 1967 में हुआ। भारत आसियान से संबंधित सभी तंत्रों को बहुत महत्व देता है। In terms of resilience, in terms of disaster resilience, for example, India has been one of the first responders in disaster occurrences in the region, starting from the Indian Ocean tsunami to the typhoon Yagi earlier this month or last month, and recently we airlifted assistance to both Vietnam and Laos, as well as to Myanmar in the wake of the typhoon. Regarding resilience, also building resilient supply chain is an important objective for India with ASEAN countries. आसियान के साथ भारत की भागीदारी मुख्य रूप से 3 लक्ष्यों से प्रेरित है। भौतिक के साथ साथ डिजिटल स्तर पर भारत और आसियान के बीच व्यापक अर्थों में संपर्क बढ़ाना, आसियान संगठन को मजबूत करना
और समुद्री क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग का विस्तार करना। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भी लगातार उभरा है। Our review of the ASEAN-India trade in goods is ongoing, and that is something that will feed into supply chain resilience with these countries. India has many cooperative activities with ASEAN countries. We have 4 funds. One is the ASEAN-India Fund, the ASEAN-India Green Fund, the ASEAN-India Science and Technology Development Fund, and last year Prime Minister announced the ASEAN-India Fund for the Digital Future. So we have a number of activities lined up on all these funds, through which we undertake capacity building, we offer scholarships, we build collaborative R&D, we build people-to-people connects, and we cover many areas such as IT, space, health, etc. वहीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक प्रमुख नेता नेतृत्व वाला मंच जो क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में योगदान देता है। वहीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक प्रमुख नेता नेतृत्व वाला मंच है जो क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में योगदान देता है। भारत समेत EAS भाग लेने वाले देशों के नेताओं को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर देता है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। The East Asia Summit, as you know, encompasses the 10 ASEAN countries and 8 partners: Australia, China, India, Japan, ROK, New Zealand, Russia, and the United States. And Timor-Leste will also be a partner as an observer. This mechanism has been in existence since 2005, and it is to build strategic trust in the region, promote peace and stability and prosperity for the region. In the East Asia Summit, the Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. 3 ASEAN countries, Indonesia, Thailand, and Singapore, and 3 East Asia partners, the United States, Australia, and Japan, are our partners in the IPOI. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा आसियान के देश भी शामिल हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों और जुड़ाव का जब जिक्र होता है तो बात होती है साझा ऐतिहासिक संबंधों की, संस्कृति और ज्ञान के प्रसार की, पीपल्स टू पीपल कनेक्ट की। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध विकास और विश्वास पर आधारित हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल्य और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई हैं और ये सभ्यताओं के माध्यम से संपर्कों पर आधारित है। ये संबंध आज या अभी कुछ दशकों का नहीं, ये संबंध ऐतिहासिक है। इन संबंधों का प्रमाण 3री शताब्दी में पाया जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि व्यापार, सांस्कृतिक और धर्म के माध्यम से लोगों का एक दूसरे से संपर्क और जुड़ाव रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वीय तट के राज्यों ने बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया और वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के साथ व्यापार, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे।
भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में उस तरह से काम नहीं हुआ जो सही मायनों में होना चाहिए था। लेकिन पिछले 3 दशकों में भारत ने वास्तव में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापक रूप से जुड़ने की कोशिश की है। राजनीतिक स्तर पर भारत की वर्तमान नीति क्षेत्र में आसियान की क्षमताओं को बढ़ावा देना है। बंगाल की खाड़ी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक को मजबूत करना और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत चीन के बीच अधिक पूर्व पश्चिम परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मेकांग गंगा सहयोग समूह को मजबूत करना है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, एक नई अवधारणा जिसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रवेश द्वार में बदलना और भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करना था। ये नीति लगातार सरकारों के लिए भारत की धुरी बनी रही। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद भारत के उत्तर पूर्व के तेल समृद्ध और चाय उगाने वाले क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अलग योजनाएं बनाई, जो चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के रणनीतिक जंक्शन पर स्थित है। इसके बाद भारत की लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदलने को उच्च प्राथमिकता दी गई। एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य इंडो पैसिफिक देशों के साथ मजबूत व्यापार और व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्यों को पूरा करना और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास के अवसर पैदा करना है। 3C यानी कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी भारत की वर्तमान एक्ट ईस्ट नीति के स्तंभ हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत प्रशांत क्षेत्र के पड़ोसी देशों पर फोकस है, जिसका केंद्र आसियान है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है, जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध सहित व्यापक अर्थों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। पड़ोस प्रथम नीति के तहत विकास सहयोग पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें व्यापार और कनेक्टिविटी सहित सामाजिक आर्थिक विकास के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की विकास सहायता सहभागी देशों की आवश्यकताओं पर आधारित है और इन देशों से प्राप्त समस्त तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत की विकास सहायता के मुख्य साधनों में ऋण सहायता, अनुदान सहायता, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत और मानवीय सहायता, साथ ही भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। भारतीय विशेषज्ञता अवसंरचना विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास दोनों को शामिल करने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में परियोजना, योजना और कार्यान्वयन में प्रदर्शित होती है। 1996 में एक संवाद भागीदार और 2002 में एक शिखर सम्मेलन स्तर के भागीदार के रूप में शुरुआत करने वाले भारत को 2012 में आसियान का रणनीतिक भागीदार बना दिया गया। आज भारत आसियान के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 30 उच्च स्तरीय संवादों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण आसियान और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपीय सहित पूर्व के देशों के साथ साथ एक व्यापक रणनीतिक जुड़ाव के रूप में हुआ है, जिसमें व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। भारत साझा सुरक्षा और समृद्धि के दोहरे सिद्धांतों पर आधारित एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की वकालत करता रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने अब तक एक रणनीतिक आयाम जोड़ दिया है। भविष्य में भारत को आसियान के साथ अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने में चुस्त और तेज होना होगा। मजबूत रक्षा, रणनीतिक संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संबंध विकसित करने होंगे।
इसे अपने पड़ोस को सुरक्षित रखने, अपने समुद्री संचार मार्गों को खुला रखने तथा अपने स्वयं के आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण बाह्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने की आवश्यकता होगी, जो इसके 1.25 बिलियन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया भविष्य के आर्थिक विकास को गति देगा और एशियाई शताब्दी का चालक होगा। यह आवश्यक है कि भारत इस विकासशील कहानी का एक अपरिहार्य हिस्सा हो। भारत आसियान के साथ नीली अर्थव्यवस्था, तटीय निगरानी, अपतटीय गश्ती क्षमताओं के निर्माण, हाइड्रोग्राफिक सेवाओं और समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना साझा करने में सहयोग करना चाहेगा। समुद्री क्षेत्र जागरूकता संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर में नौसेना के जहाजों और पोतों की गतिविधियों पर नजर रखने में आसियान और भारत के बीच बढ़ते अभिसरण की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आसियान पिछले कुछ वर्षों में एक गतिशील समूह के रूप में उभरा है। आसियान की कुल जनसंख्या 1.85 अरब है और इनकी सम्मिलित जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है। पिछले 18 वर्षों में आसियान के साथ भारत के व्यापार और निवेश में तेजी देखी गई है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 81.33 अरब अमेरिकी डॉलर है और आसियान को भारत का निर्यात उसके कुल निर्यात का 11.28% है। आसियान ने अप्रैल 2000 से मार्च 2018 के बीच भारत में 68.91 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और भारत ने 2007 से 2015 के बीच आसियान में 36.67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। राम रोम रोम में है, राम आज में है, राम कल में थे, राम आगे भी रहेंगे। भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर रामलीला का मंचन हो रहा है। मंचन लाओस में हो रहा है। कलाकार लाओ भाषा में रामलीला का मंचन कर रहे हैं। लाओ लाओस की भाषा है, लेकिन इसमें भाव कहीं ना कहीं भारतीय हैं। लाओस में राम से जुड़ाव आज का नहीं है, ये जुड़ाव तब भी था, ये जुड़ाव अब भी है। ये सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव है जो दोनों देशों के रिश्तों का आधार है। भारत और लाओस के बीच भौगोलिक दूरी भले ही हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से दोनों देश जुड़े हुए हैं। लाओस के रामायण को फ्रा लाक राम कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों देशों के इस जुड़ाव के गवाह बने। अब इन तस्वीरों को देखिए, इस स्वागत को देखिए और खुद अंदाजा लगाइए भारत और लाओस के संबंधों का। देश से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों से मिलते हैं। लाओस की धरती पर स्वागत ठेठ देसी अंदाज में। कभी बच्चों को प्यार से आशीर्वाद देते हैं और कभी ऑटोग्राफ देते हैं। लाओस में भारत कैसे रचा बसा है समझिए
ये सुखद अनुभव महसूस कीजिए। दोनों देशों के जुड़ाव का आधार सांस्कृतिक है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।